हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। प्रैक्टिस बैच 1.0 हम लोगों का चल रहा है और इस वाले बैच में हम लोगों ने अभी तक 2 क्लास कर लिया है। एक क्लास में हम लोग ने ऑब्जेक्टिव को देखा है और दूसरे क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हमारा है क्लास नंबर 3 यानी लेक्चर नंबर 3। इस क्लास में हम लोग देखेंगे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। कल जितना तो क्वेश्चन देखे थे उसके आगे का क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस दोनों को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में दोनों वीडियो है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कल मैंने होमवर्क में भी दिया था, तो आई होप कि सभी लोगों ने आंसर कमेंट सेक्शन में बताया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि बिंदुओं -4,7 और 3,0 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो y अक्ष का बात किया है तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक सेकेंड रुकेंगे। हाँ, देख लीजिए इसका पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक बिंदु है और इधर भी एक बिंदु है, 2 बिंदु है। इसका नाम है -4,7 और एक बिंदु का नाम है 3,0। तो इसको मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। तो इसको कोई बिंदु है, ये वाई अक्ष है, तो वाई को वाई अक्ष किस अनुपात में, मतलब यहाँ पे अक्ष है तो वाई अक्ष पे कोई बिंदु का निर्देशांक होता है 0,y, इसका नाम दे देते हैं हम लोग पी। तो यहाँ से हमको ये बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है ना, यानी कि M1 और M2 का मान हमको यहाँ से बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे विभाजन सूत्र। तो देखिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू है x1 का, ये वाला वैल्यू है y1 का, सेम ये वाला वैल्यू x2 का, ये वाला वैल्यू y2 का। M1 और M2 हमको पता नहीं, इसको निकालना है और ये बिंदु P के निर्देशांक है। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग को सॉल्यूशन में क्या लिखना है, प्रश्न से दिया है बिंदु A के निर्देशांक, ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 का वैल्यू -4 है, x2 का वैल्यू 3 है, कॉमा y1 का वैल्यू 7 है, y2 का वैल्यू 0 है। उसके बाद हमको बिंदु P का निर्देशांक दिया है तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से। हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र। तो लगा लेते हैं विभाजन सूत्र। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र से लगाएंगे बिंदु P के निर्देशांक। लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे। तो विभाजन सूत्र होता है M1x2 प्लस M2x1 और बटा में M1 प्लस M2, कॉमा M1y2 प्लस M2y1 और बटा में M1 प्लस M2। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, वीडियो को रोक के फिर जाके इसमें से मिलाइएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से समझिएगा। अब देखिए M1 के जगह पे तो पता नहीं है x2 के जगह पे 3, तो 3 प्लस M2, तो M2 पता नहीं है, x1 के जगह पे -4। अब बटा में M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ठीक है, कॉमा M1 इंटू y2 का मान 0 प्लस M2 इंटू y1 का मान 7 और बट्टा में M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक दिया है कितना, 0,y। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0,y। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे, इतने तक पहले नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ से।
तो आगे अगर हम यहाँ से देखें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका तुलना। तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पहला वाला पहला के बराबर, दूसरा वाला दूसरा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो देख लीजिए, इसको यहाँ से मैं बता देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से ये जो जीरो होगा वो बराबर होगा उधर वाले का। तो ये इसके, ये जो पहला वाला है ना, पूरा टर्म इतना इसके बराबर। तो क्या करते हैं, 3 से m1 में मल्टीप्लाई, तो 3m1 अब माइनस हो जाएगा, 3m1 और माइनस होगा 4m2 और अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब करेंगे क्रॉस गुना, जीरो के बटा में एक, जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, एक से करेंगे तो हो जाएगा 3m1 माइनस 4m2 बराबर में जीरो। तो 3m1 बराबर माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4m2। अब ये m1 m2 को उधर से इधर लाएंगे तो बटा में m2 बराबर 4 वैसे ही रहेगा और 3 आएगा बटा में, यानी m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 का जो मान हुआ वो हो गया 4:3। लास्ट में लिखेंगे, अतः इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष रेखाखंड को y अक्ष 4:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, किस अनुपात में, 4:3 के अनुपात में विभाजित करती है। हो गया। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में y का वैल्यू पूछता, तो y का वैल्यू पूछता तो इस इधर वाला को सॉल्व करते और यहाँ से m1 का मान बता, m1 और m2 का मान निकल गया, इसको रख देते और y का निकाल लेते। यहाँ पे y का नहीं निकालना था हमको, यहाँ पे यही निकालना था। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ABC। तो बना लेते हैं पहले फिगर। तो एक त्रिभुज ABC है, जिन भी क्वेश्चन में फिगर बन सकता है उसमें फिगर जरूर बनाएंगे। देख लीजिए, ये एक त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं ABC। तो त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। ठीक है, एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC मतलब ADC मतलब यहाँ वाला एंगल, कौन सा एंगल, यहाँ वाला एंगल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, कौन सा है, यही है ना ये। तो ये DC यानी ये वाला एंगल, और एंगल BAC मतलब यहाँ का जो ये पूरा एंगल है इतना ना, ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो सिद्ध करना है कि CA बटा CD बराबर CA बटा CB बटा CA। तो देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये एंगल D और ये वाला पूरा एंगल है, ये दोनों बराबर दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले त्रिभुज में ये छोटा सा त्रिभुज और ये जो बड़ा सा त्रिभुज है, इन दोनों को हम लोग समरूप करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखेंगे कि त्रिभुज, प्रश्न से दिया है त्रिभुज ABC के भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एंगल ADC। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADC बराबर एंगल BAC, ये सॉल्यूशन में लिखना है, ये दोनों बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से दिया है। उसके बाद सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि CA बटा CD, देख लीजिए, CA बटा CD बराबर CB बटा CA। ठीक है, तो प्रमाण, अब देखिए एक छोटा सा त्रिभुज लेते उधर वाला, तो उसका नाम देते हैं त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ACD हो गया। अब बड़ा वाला में उसका एंगल A जो है AC और D लिए है, तो इस वाले में लेंगे, ये एक काम करते हैं, इसका नाम ADC ले लेते हैं यहाँ से, वही सही रहेगा, ADC तथा त्रिभुज BAC में, इन दोनों त्रिभुज में एंगल ADC बराबर एंगल BAC। ठीक है, ये प्रश्न से दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन में दिया है तो प्रश्न से। अब इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिए, एंगल त्रिभुज ADC, इस छोटा सा त्रिभुज में
एंगल सी आया और और त्रिभुज बी ए सी, इस बड़ा सा त्रिभुज में भी एंगल सी आया, मतलब एंगल सी दोनों में आया, मतलब एंगल सी कॉमन है। तो लिखेंगे एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी सी ए, दोनों कॉमन है इसीलिए उभयनिष्ठ या उभयनिष्ठ। अब दो एंगल बराबर हो गया तो कौन सा रूल लगेगा, एंगल एंगल। तो लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता से या एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। तो एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज बी ए सी। अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती, तो यहाँ से आ जाइए अनुपात लीजिए, ये हो जाएगा ए डी, तो देख लीजिए ए डी, अब बट्टा में ये हो जाएगा ए बी, बी ए बोलिए या ए बी बोलिए, बात बराबर है। ए बी बराबर यहाँ से सी डी, तो सी डी और बट्टा में इसको बोलेंगे हम लोग ए सी, तो ए सी बराबर में यहाँ से फर्स्ट वाला ए और सी में ये हो जाएगा ए सी, और यहाँ पे बी और सी तो बी सी। अब इस तीनों में अच्छा इसका कारण क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीजन ब्रैकेट में तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा इसको। अब देखिए इस तीनों में कौन है जिसका हर और अंश दोनों समान है, तो ये ए सी और ये वाला ए सी और ये वाला ए सी दोनों का समान है हर अंश, और ये सी डी और ये बी सी। तो एक काम करते हैं इन दोनों को गुना करेंगे, तो इन दोनों को गुना करेंगे, ए सी बोलिए या सी ए बोलिए बात सेम है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा सी ए इंटू सी ए, अब बराबर इसको बी सी बोलिए या सी बी बोलिए बात बराबर है, तो सी बी इंटू ये हो जाएगा सी डी, क्या हो जाएगा सी डी, क्रॉस गुना करने पे। अब आगे बनाएंगे, अब देखिए ये हो जाएगा सी ए को ऐसे ही रहने देते हैं, बट्टा में इधर से किसको लाएंगे हम, सी डी को, तो सी डी को इधर लाएंगे तो हो जाएगा सी डी बराबर उधर क्या है सी बी, और बट्टा में इधर से सी ए को इधर लाएंगे। अब देखिए यही हमको लाना था सिद्ध करके, यही लाना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, बना लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए साइन 50 डिग्री कॉस 40 डिग्री, तो क्या करेंगे साइन 90 में से हम लोग 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50, नीचे वाला को वैसे ही रखेंगे, एक किसी को चेंज करना है। ठीक है, प्लस में कॉसेक, अब देख लीजिए यहाँ पे कॉसेक 90 में से कितना घटाएंगे तो 40 आएगा, 50 घटाएंगे तो 40 आएगा, और बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक 50 डिग्री माइनस 4 इंटू कॉस 50 डिग्री और इंटू कॉसेक 90 में से कितना घटाएंगे तो 40 आएगा, 50 घटाएंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 40 बटा में कॉस 40। ठीक है, प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, थीटा के जगह पे 50 डिग्री बटा में सेक 50 डिग्री माइनस 4 इंटू कॉस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा के जगह पे 50 डिग्री। अब देखिए ये कॉस 40 कटेगा एक बार में, ये भी कटेगा एक बार में, तो एक और एक 2 माइनस 4 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1, यानी 2 माइनस 4 बराबर -2 आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, के किस मान के लिए जो बिंदु दिया गया है संरेख है, तो संरेख होने का शर्त क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं और कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो देख लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। यहाँ पे लिखेंगे 2,3, यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ पे लिखेंगे 6, -3। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, लिखेंगे माना कि एबीसी एक त्रिभुज है
त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक जिसके शीर्षों शीर्षों के निर्देशांक जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 2,3, 4, के तथा 6, -3 है। अब लिखेंगे संरेख होने का शर्त, लिखेंगे संरेख होने का शर्त। तो संरेख होने का शर्त क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना? 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान से देखिए, 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई बराबर में कितना है? 0 है। यहाँ पे लिखेंगे 123, यहाँ पे लिखेंगे 231 और यहाँ पे लिखेंगे 312। अब देख लीजिए, ये वाला x1, ये वाला y1, ये वाला x2, ये वाला y2, ये वाला x3 और ये वाला y3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/2 इंटू x1 के जगह पे 2 इंटू y2 जगह पे k माइनस y3 के जगह पे 3 -3, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। प्लस x2 के जगह पे 4 इंटू y3 -3 और y1 -3, ठीक है। प्लस x3 की जगह पे 6 इंटू y1 3 और y2 ये बराबर में 0, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इतना नोट कर लीजिए पहले। तो अगर इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो देखिए, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इसको खुद से आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसको आगे। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 से के में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 3 से 2 में गुना करेंगे तो +6, ठीक है। प्लस 4 इंटू -3 और -3 -6 प्लस 6 से 3 में तो 18 और 6 से के में तो 6 के बराबर में 0। अच्छा, 1/2 को उधर भेज देंगे, 1/2 को अगर उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो गया 2k प्लस 6 माइनस 4 चौक 24 प्लस 18 माइनस 6 के बराबर 0 गुने 1/2 बन जाएगा 2/, अब 2 के प्लस में और 6 के माइनस में तो हो जाएगा -4 के। उसके बाद 18, देखिए 18 और 6 24, 24 में से 24 किया तो 0, तो ये हो जाएगा +24 -24 बराबर उधर कितना? 0। ये दोनों कट जाएगा तो -4 के बराबर 0, तो के बराबर 0/-4 यानी कि के बराबर 0। तो के का मान क्या होगा? 0। तो लिखेंगे अतः के मान 0 के लिए ये जो बिंदु है वो संरेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए, एक सिक्का को उछालेंगे तो लिखेंगे एक सिक्का को उछालने पे सिंपल स्पेस पहले क्या होगा? तो एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा, ठीक है। एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड टेल, लेकिन एक सिक्का को कितने बार उछालना है? तो 2 बार उछालना है। 2 बार उछालने पर क्या होगा? हेड और टेल में एक बार हेड एक बार टेल ऐसा हो सकता है। और
ऐसा भी हो सकता है कि एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, और एक बार टेल आ जाए, एक बार हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। मतलब कुल चार चार परिणाम हो सकते हैं। क्या क्या कि देखिए, जैसे कि एक सिक्का को दो बार उछाले या दो सिक्का को एक बार उछाले, बात सेम है। हो सकता है कि हेड हेड आए, हो सकता है कि हेड और टेल आए, हो सकता है दोनों पे टेल आए, हो सकता है एक पे टेल आए दूसरा पे हेड आए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस यानी कि कुल परिणाम की संख्या, तो एक दो तीन चार, चार। अब देखिए घटना क्या है, बोल रहा है कि कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, यानी कम से कम एक चित आना चाहिए, है ना। यानी हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए, एक हेड। तो देखिए इसमें एक हेड आ रहा है, हाँ इसमें एक हेड आ रहा है, हाँ इसमें एक हेड आ रहा है, हाँ इसमें हेड आ रहा है, नहीं। तो कितने बार आया, तीन बार। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, तीन। अब बोला है तो यहाँ पे लिखेंगे कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, यानी प्रायिकता ऑफ इवेंट बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा कुल परिणामों की संख्या। तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या तीन, कुल परिणामों की संख्या चार। तो आंसर 3/4। इसको लिखेंगे कि लास्ट में लिखेंगे अतः दो सिक्का को कम से कम, दो सिक्का को उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता बराबर 3/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, दिए हुए बंटन का समांतर माध्य 50 है तो लुप्त बारंबारता f का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, इस वाले f का मान निकालना है। माध्य कितना दिया है, 50। तो यहाँ पे हम लोग माध्य का फार्मूला लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले दिया है वर्ग अंतराल, तो लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, और फिर क्या दिया है, बारंबारता, तो इधर लिख लेते हैं बारंबारता। ठीक है, तो इसका एक बॉक्स बना लेते हैं। बारंबारता को क्या बोलते हैं, एफ आई। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या निकालना होता है, वर्ग चिन्ह। तो हम लोग निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह। ठीक है, उसके बाद वर्ग चिन्ह को बोलते क्या है, एक्स आई, एक्स आई। फिर क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, प्रत्यक्ष विधि से बना लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं। सेकेंड रुकें, देखिए सबसे पहले दिया है 0 से 20, फिर दिया है 20 से 40, फिर 40 से 60, 60 से 80, 60 से कितना 80, और 80 से कितना 100, 80 से कितना 100। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 80 से 100। अब ध्यान से देखते जाए, अब बारंबारता में क्या क्या दिया है उसको भी लिखते हैं। तो बारंबारता में दिया है 17, ये दिया है एफ, ये दिया है 32, ये दिया है 24, ये दिया है 19। ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो 0 और 20 को जोड़िए, तो 20 और 20 का आधा 10, 20 और 40 को जोड़िए 60, 60 का आधा 30। अब सब में इधर 20-20 का गैप है, तो हम भी इधर 20 बढ़ाते जाएंगे। तो 10 में 20 बढ़ाए 30, 30 में 20 बढ़ाए 50, 50 में 20 70, 70 में 20 90। अब इसको एफ आई इंटू एक्स आई, इसको गुना करेंगे तो 17 में 10 से गुना करेंगे 170, 30 से एफ में तो 30 एफ, 32 से 50 में, तो ये हो जाएगा 0, 5 दूना 10 का 0 हासिल है, 5 से 15 16, ये हो जाएगा 1600। उसके बाद 24 से 7 में, तो 0, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूना 14, 15 16, 1680। और 90 से 9 में, तो 0, 9 में 9 से 81 के 1 हासिल 8, 9 8 17। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब अगर इन सब को जोड़े, अगर हम यहाँ पे निकाले सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो इसको निकालने के लिए इसको जोड़ना होगा। तो इस वाले टेबल के नीचे ऐसे ऐसे दे के हम लोग बनाएंगे, इसको निकालेंगे। तो सबको जोड़ते हैं, तो देखिए 0 0 0 और इसके भी लास्ट में 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 7 0 और 8, तो 15 और 1 16, तो 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 का 1 हासिल 2, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी ये हो जाएगा 5160। अब प्लस में कितना हो जाएगा 30 एक,
ये हो गया सिग्मा एफ आई का वैल्यू। उसके बाद सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू, सिग्मा एफ आई इसको सबको जोड़ेंगे तो 17 है, एफ है 32 है, 24 है, 19 है, तो सबको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 17 और ऐसे देखिए 7 और 2 9 और 9 18, 18 और 4 22, तो 22 का 2 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, यानी ये हो जाएगा 92 प्लस में एफ। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले। ये जो सिग्मा एफ आई लिखेंगे ये यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इस टेबल के नीचे यहाँ पे लिखेंगे और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बनाते हैं, तो इसके आगे लिखेंगे माध्य बराबर, तो लिख लेते हैं फॉर्मूला माध्य बराबर। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई। माध्य कितना दिया है क्वेश्चन में, देख लीजिए माध्य दिया है 50, तो लिखेंगे माध्य की जगह पे कितना 50 बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकाले थे कितना, तो निकाले थे 5160 प्लस 30 एफ, तो लिखेंगे यहाँ पे 5160 प्लस में 30 एफ और बटा में सिग्मा एफ है, तो इसका वैल्यू 92 प्लस एफ, कितना है 92 प्लस एफ। सॉल्व करते हैं तो 50 से यहाँ पे 1 कर देंगे तो 50 से 92 में गुना करेंगे तो 0, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 9 बचे 45 46, हो जाएगा 4600 प्लस 50 से एफ में, तो 50 एफ बराबर 5160 अब प्लस 30 एफ। हमको क्या निकालना है, एफ का मान, तो 50 एफ 30 एफ इधर आएगा तो माइनस का 30 एफ इंट यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 30 एफ, तो ये हो जाएगा 5160 माइनस 4600। ठीक है, तो 50 में से 30 जाएगा तो 20 एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 6 11 में से 6 जाएगा तो 5, 560, एफ का वैल्यू हो जाएगा 560 बट्टा में 20, 0 से 0 और 2 से कटेगा 2 दूना 4, 28 बार में, तो एफ का वैल्यू 28। अतः लुप्त बारंबारता बराबर 28। क्या पूछा था, लुप्त बारंबारता निकालिए, एफ निकालिए, तो कितना हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ध्यान से देखते जाइए, भले ही टाइम लग रहा है लेकिन देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, दो वृत्तों की त्रिज्या 19 है और एक का 9 है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो इनकी परिधि को, दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। देखिए ध्यान से, जैसे ये एक वृत्त है और सेम इधर भी एक वृत्त है। ठीक है, दो वृत्त है, दोनों का त्रिज्या अलग अलग है। जैसे इसका त्रिज्या मान लेते हैं 19 है, इसके त्रिज्या को R1 मान लेते हैं और इसका त्रिज्या मान लीजिए कि 9 है, तो इसके त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। अब इन दोनों वृत्त को मिला के एक तीसरा वृत्त बनाया गया है जो कि इससे भी बड़ा है, तो इसका त्रिज्या मान लेते हैं कि कैपिटल R है, इसको R3 मान लीजिए। अब ये बोला गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो लिखेंगे प्रश्न से दिया है, लिखेंगे प्रश्न से दिया है, प्रश्न से दिया है आंसर सॉल्यूशन में कि प्रश्न से दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या, लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या उसको क्या माने हैं हम लोग R1, तो लिखेंगे R1 कितना दिया है 19 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या इसको क्या माने थे R2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं R2 बराबर कितना 9 सेंटीमीटर। अब लिख लेते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़ा वृत्त बोलिए तीसरा वृत्त बोलिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या इसको मान लेते हैं हम लोग कैपिटल R। ये कितना दिया है, ये तो निकालना है, नहीं दिया है। अब बोला है कि बड़े वृत्त का जो परिधि है इन दोनों वृत्तों की परिधि के जोड़ के बराबर है, योग मतलब जोड़ के बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पे बड़े वृत्त की परिधि, यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि, परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्रॉपरली एग्जाम में लिखना पड़ेगा तभी जाके नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, तो दूसरे वृत्त की परिधि। आ जाइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
बताइए वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r यहाँ पे हो जाएगा पहला वृत्त की परिधि। तो 2 पाई r, r के जगह पे r1। दूसरे वृत्त का परिधि 2 पाई r, r के जगह पे r2। यहाँ से हम 2 पाई r को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ से 2 पाई को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा r1 प्लस r2। 2 पाई से 2 पाई कट गया, यानी यहाँ पे जो आया वो आया कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2। तो कैपिटल R बराबर R1 का वैल्यू पता है 19, तो 19 प्लस R2 का वैल्यू 9। कैपिटल R का वैल्यू हो जाएगा कितना 28, 28 सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। लास्ट में लिखना है अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी बोला है क्वेश्चन में कि किसी घन का एक विकर्ण 9√3 है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की गणना करें। तो हम लोग लिखेंगे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना दिया है 9√3। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा होता है। तो √3 गुने भुजा बराबर 9√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा का मान आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। घन का कुल पृष्ठ, तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा की जगह पे 9, 9 का स्क्वायर, तो 6 गुने 9 का स्क्वायर 81। तो 6 एकम 6 और 8 छक 48। तो आंसर हो जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे अतः घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9। एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। यदि इनमें से एक गेंद यादृच्छा यानी बिना चीटिंग किए हुए अपनी इच्छा से निकाला जाता है तो इस गेंद के नीली होने की प्रायिकता। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लू गेंद, ब्लू बॉल मतलब ब्लू गेंद कितना है। तो देखिए ब्लू वाला कितना है, नीली वाला 3। उसके बाद नंबर ऑफ सफेद यानी व्हाइट वाला कितना है 2। और नंबर ऑफ रेड लाल वाला गेंद कितना है 4। या हिंदी में भी लिख सकते हैं कि नीली बॉल की संख्या, ऐसे नीली, नीली गेंद की संख्या है ना, गेंद की संख्या बराबर कितना 3। ऐसे करके भी बना सकते हैं। इसी तरह से सफेद गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या। ठीक है, बात दोनों सेम है, जैसे मर्जी है वैसे बना लीजिए। तो यहाँ से अगर हम कुल गेंद निकाले, कुल गेंद की संख्या यानी नंबर ऑफ एस मतलब टोटल सिंपल स्पेस, तो 3 और 2 5 और 4 9। तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 4 बराबर 9। अब बोला है कि एक गेंद निकाला जाता है, उस गेंद में नीली होने की प्रायिकता यानी प्रायिकता ऑफ कि गेंद ब्लू हो, प्रायिकता निकालना है कि गेंद ब्लू हो। तो अनुकूल परिणाम यानी नंबर ऑफ ब्लू गेंद और बटा में नंबर ऑफ टोटल सिंपल स्पेस। ठीक है, तो ब्लू गेंद की संख्या कितना है, कितना है ब्लू गेंद का संख्या, ब्लू गेंद का संख्या है 3। तो 3 कुल परिणाम 9, इसको काटेंगे तो 1/3 यानी कि वो गेंद को नीला होने की प्रायिकता 1/3। तो लास्ट में लिखेंगे अतः, अतः गेंद के, गेंद के नीली, नीली होने, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर 1/3। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस इसका एक शून्यक -4 है तो k का मान दो। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2k + 2 का एक शून्यक कितना है -4 है। तो x के जगह पे -4 रखेंगे तो -4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे -4 -2k + 2 बराबर 0। के निकालना है -4 तो 16 और माइनस माइनस +4 -2k + 2 बराबर 0। तो 16 और 4 20, 20 और 2 22। तो 22 - 2k
बराबर 0, तो 22 बराबर -2 के इधर आएगा तो +2 के, तो यह हो जाएगा 22, 2 है गुना में इधर आएगा तो भाग में, बराबर में के काटेंगे 2 से 11 बार में, यानी के बराबर 11, अतः के बराबर 11 आंसर। से के का ही मान पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। x + 2 से 2x² + 3x + 1 में। बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग, लेकिन चलिए बना देते हैं। लेकिन खुद से इसको ट्राई कीजिए। देखिए x है 2 लाना है तो 2 यहाँ पे आएगा, x है x² लाना है यानी पावर 1 है, पावर 2 पे जाना है तो पावर 1 से गुना, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 से 2 में गुना करेंगे 4 और x हो जाएगा। सॉल्व करते आगे, ये माइनस ये कटेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो -x + 1। अब x लाने के लिए -1 से गुना, तो ये हो जाएगा -x और -2, तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये वाला कटेगा, ये वाला 3, यानी भागफल आया 2x - 1, शेषफल आया 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, तो लिखेंगे प्रश्न से दिया है समांतर श्रेणी का, ऐसे लिखेंगे प्रश्न से दिया है, आंसर सॉल्यूशन में प्रश्न से दिया है, पूरा प्रॉपरली लिखेंगे एग्जाम में ताकि नंबर नहीं कटे। प्रश्न से दिया है प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए, तो ए बराबर 5, उसके बाद दिया है हमको सार्व अंतर, तो लिख लेते हैं सार्व अंतर, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस यानी डी, तो ये दिया है 4। अंतिम पद, तो लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद को बोलते हैं टीएन, तो टीएन दिया है 205, तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या क्या निकालना है, पदों की संख्या यानी कितने टर्म होंगे, पदों की संख्या को हम लोग बोलते हैं एन, यानी एन का वैल्यू निकालना है। देख लीजिए एन का फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन के जगह पे कितना दिया है 205, तो 205 बराबर ए के जगह पे 5 प्लस एन का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू 4 दिया है, तो 205, 5 इधर आएगा तो -5 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 4, तो 205 में से 5 जाएगा तो 200, 4 है गुना में इधर आएगा तो भाग में, बराबर n माइनस 1, 4 से कटेगा 50 बार में, तो 50 माइनस 1 इधर आएगा तो +1 बराबर में n, तो 51 बराबर n, यानी n बराबर 51। लास्ट में लिखेंगे अतः पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या यानी टर्म्स, पदों की संख्या यानी कितना पद होगा 51, कितना होगा 51। ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एस एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एस एन बराबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदु 3 बिंदु दिया है इसको, मतलब 2 बिंदु दिया है इसको 2:3 में बांटता है। तो देख लीजिए ये एक बिंदु है और ये भी एक बिंदु है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ए का निर्देशांक 2,3, बी का निर्देशांक 4,5, तो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु है तो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक, मतलब इस वाले बिंदु P का निर्देशांक बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 का वैल्यू, तो x1 है 2, देखिए ये वाला होता है x1, ये वाला y1, ये वाला x2, ये वाला y2। ठीक है, तो x1 2, x2 4, इसी तरह से आगे देखेंगे y1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 5। ठीक है, उसके बाद m1 और m2, तो जो अनुपात होता है वो m1 और m2 होता है। m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 3, कहीं कहीं m1 को हम लोग m और m2 को हम लोग n भी लिखते हैं, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम ही है, दोनों फार्मूला सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे विभाजन सूत्र,
कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। तो यहाँ से बना लेते हैं, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अभी एक क्वेश्चन में शायद हम लोग विभाजन सूत्र लगाए हैं, वहां से आप लोग को याद ही होगा। तो विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, तो यहाँ से अगर विभाजन सूत्र लगाएंगे, बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वो होगा फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 और बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 और बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से m1 का वैल्यू है 2, x2 का वैल्यू है 4, तो 4 प्लस m2 का वैल्यू 3, तो 3 और x1 का वैल्यू 2, तो 2 और बटा में m1 प्लस m2, तो m1 के जगह पे 2, m2 के जगह पे 3 कॉमा m1 के जगह पे 2 इंटू y2 5 है, तो y2 है 5 प्लस m2 है 3 और y1 भी है 3। ठीक है, देख लीजिए y1 कितना है 3 और m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। तो यहाँ से किसका निकलेगा निर्देशांक? बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 दूना 6 और बट्टा में 5, ये हो जाएगा 10 प्लस 9 बट्टा में 5, तो 8 6 14 बट्टा में 5 और ये 19 बट्टा में 5। लास्ट में लिखेंगे अतः उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक बराबर 14/5 कॉमा 19/5 आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगर नहीं हुआ है नोट तो वीडियो को रोक लीजिए और तब नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो सिद्ध करे कि cos थीटा बराबर 8/17। बहुत ही आसान है, देखेंगे। देखिए दिया है क्वेश्चन में कि 15 cot थीटा बराबर 8, यहाँ से निकालेंगे cot थीटा का वैल्यू, तो cot थीटा क्या हो जाएगा 8/15। अब हम लोग जानते हैं कि cot थीटा जो होता है उसका फार्मूला देखिए LAL और बट्टा में KKA, तो लंब बटा कर्ण साइन आधार बटा कर्ण कॉस, लंब बटा कर्ण साइन आधार बटा कर्ण कॉस और लंब बटा आधार टैन होता है। सेम इसका उल्टा, जैसे कि कर्ण बटा लंब कर दिए तो साइन का उल्टा कॉसेक, कर्ण बटा आधार कर दिए तो सेक और आधार एक सेकेंड और आधार बटा लंब अगर कर देंगे तो यहाँ कॉट हो जाएगा। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आधार और बट्टा में लंब, इसको लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए आधार का वैल्यू और लंब का वैल्यू दे दिया, कितना कितना दे दिया, आधार का वैल्यू कितना है 8 है, लंब का वैल्यू कितना है 15। यहाँ लिखेंगे आधार बराबर 8 लंब बराबर 15। तो क्या निकालना होगा कर्ण, कर्ण निकालने के लिए क्या लगाएंगे पाइथागोरस, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के जगह पे 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार के जगह पे 8, तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। तो कर्ण बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, दोनों को जोड़ते हैं 5 4 9 6 और 2 8 और ये हो जाएगा 2, यानी कर्ण का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, इसका वर्गमूल होता है 17। अब हमसे पूछा है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा बराबर देखिए आधार के जगह पे वैल्यू, आधार के जगह पे वैल्यू 8 और कर्ण अभी निकाले है, कर्ण अभी निकाले है 17, तो 17 और लाना कितना था 8/17, आया कितना 8/17, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है,
आसान आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, कल के क्लास में हम लोग करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप में 4 या 5 जितने भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और आप लोग ध्यान से कीजिएगा, यकीन मानिए वहीं से क्वेश्चन सब आएंगे, ठीक है। अब देखिए ABC त्रिभुज के अंतःकोण है, तो साबित कीजिए कि cos इंटू A प्लस बी ऑन टू बराबर साइन सी बाई टू। तो देखिए जैसे कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का अंतःकोण है, अंतःकोण मतलब अंदर का कोण, और बाह्य कोण मतलब बाहर का कोण। जैसे ए है, बी है और सी है, तो त्रिभुज का अंतःकोण है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अगर हम सबको 2 से भाग दे, क्यों दे रहे हैं इसका रीजन अभी बताते हैं। तो ए को अगर 2 से भाग दे तो a/2, बी को 2 से भाग देंगे तो b/2 और सी को 2 से भाग देंगे तो c/2 बराबर हो जाएगा 180। और इधर भी 2 से भाग देंगे तो बट्टा में 2। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक में 2 से भाग देने पर। 2 से इसलिए भाग दिया है क्योंकि ये 2 लाना है, यहाँ पे भी 2 लाना है। अगर 3 लाना होता तो 3 से भाग देते। अब देख लीजिए ये हो जाएगा, इन इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी और 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, प्लस c/2। इसको अलग रखते हैं, 180/2 मतलब 90। तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 बराबर 90 माइनस c/2, ठीक है। अब देख लीजिए हमको जो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि cos a प्लस बी अपॉन 2 बराबर साइन c/2। तो ध्यान से देख लीजिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो cos, या ऐसे ही रहने देते हैं, cos को cos। और देख लीजिए a प्लस b/2, a प्लस b/2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस c/2 और इधर क्या है साइन c/2। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन और थीटा के जगह पे c/2 और इधर भी है साइन c/2। अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया और ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। लिख देंगे सिद्ध, ठीक है। वो क्वेश्चंस नहीं है, इतना ही क्वेश्चंस था। तो जो लोग भी यहाँ तक वीडियो देखे हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हम लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं। और कल हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, कल हम लोग करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस।